आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में और मॉडल जो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर रहे होते हैं। कोई कौन कौन से मॉडल्स हैं कि हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे जो अप्लाई कर रहे होते हैं या जो इसके बारे में हमें स्टैंडर्ड्स ने बताया हुआ है कि हम कौन कौन से मॉडल हैं जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मॉडल्स हैं जिस पे हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे को कैरी कर सकते हैं। एक तो मॉडल है हमारे पास कॉस्ट मॉडल, दूसरा मॉडल है हमारे पास फेयर वैल्यू मॉडल। अच्छा, इन दोनों मॉडल में फर्क क्या होता है? कॉस्ट मॉडल में जो है गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को जो है कैरी कर रहे होते हैं और कैसे उसकी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कर रहे होते हैं एज पर स्टैंडर्ड। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉस्ट मॉडल के बारे में कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारी सात आठ प्रॉपर्टीज हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो हमारी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम एक्वायर करते हैं, जिसको हम खरीदते हैं दो मकसद से। पहला मकसद कैपिटल गेन कमाना विद द पैसेज ऑफ टाइम, दूसरा मतलब रेंटल इनकम कमाना। अगर हमारे ये दो मकसद हैं किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी है जिसमें मैं ऑफिस बनाता हूं तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इसमें ये दो मकसद नहीं है। पहला कौन सा? रेंटल कमाना, दूसरा कौन सा? कैपिटल गेन कमाना। तो जो भी प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूं इस मकसद से कि मैंने कैपिटल गेन कमाना है, मैंने रेंटल इनकम कमानी है, तो उसको मैं कहता हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। दूसरा कि कौन कौन से हमारे पास मॉडल्स हैं इसको कैरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी करने के लिए। पहला मॉडल है हमारे पास कॉस्ट मॉडल, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को बुक वैल्यू पर शो कर रहे होते हैं अपनी बुक अपने अकाउंट्स में, अपनी बुक्स में, अपने नोट्स में। और ये बुक वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है जिस पर हम अपने एसेट को परचेज कर रहे होते हैं। और हर साल हम अगर इस मॉडल को फॉलो कर रहे होते हैं तो हर साल हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पर अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखते हैं तो वहां पर डेप्रिसिएशन नहीं निकल रही होती और हर साल जो है हमारी प्रॉपर्टी जो है वो फेयर वैल्यू पर यानी मार्केट वैल्यू पर कैरी हो रही होती है। और जो भी हर साल हमारी फेयर वैल्यू पे, हमारी मार्केट वैल्यू में इंक्रीमेंट आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी परचेज करी 2023 में 1 करोड़ रुपए की, तो वो 2024 में उसकी फेयर वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो आ रही है या हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम उस प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 2 करोड़ रुपए। तो जो 1 करोड़ रुपए का फेयर वैल्यू गेन है ना, वो अब हम इस सूरत में इनकम स्टेटमेंट में शो कर रहे होंगे और एज अ इनकम हम इसको फेयर वैल्यू गेन दिखा रहे होंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट में अपने शेयर होल्डर्स को। और फेयर वैल्यू मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें डेप्रिसिएशन एसिड जो है हमारा डेप्रिशिएट नहीं हो रहा होता। और कॉस्ट मॉडल में हमारा एसिड डेप्रिशिएट हो रहा होता है या तो रिड्यूसिंग बैलेंसिंग मेथड से या तो स्ट्रेट लाइन मेथड से। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि हम जो है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर रखते हैं तो हमारा फर्ज है ये कि हम सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पर रखें। इफ वी अप्लाई कॉस्ट मॉडल सो वी मस्ट हैव टू अप्लाई कॉस्ट मॉडल टू ऑल आवर प्रॉपर्टीज, एंड इफ वी अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल सो वी शुड कैरी ऑल प्रॉपर्टीज ऑन फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हम जो है अपनी प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रख रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर रख रहे हैं, लेकिन कोई एक आध प्रॉपर्टी ऐसी है जिसकी फेयर वैल्यू मेजरेबल नहीं है या जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो रही। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? उस सूरत में हम जो है वो ये देखेंगे कि वो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्यों नहीं, उस उस प्रॉपर्टी की, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू क्यों नहीं मेजर हो रही। पहली चीज हम देखेंगे कि क्या ऐसा तो नहीं कि वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है। अगर आंसर आता है यस तो हम रिकॉर्ड करेंगे। अगर आंसर आता है यस कि वो प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो हम रिकॉर्ड करेंगे उसको, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर। फिर कब तक? टिल अ लेयर ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड और फेयर वैल्यू बिकम्स डिटरमिनेबल।
हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जिसकी फेयर वैल्यू नहीं मेजर हो रही, तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर रख रहे होंगे। कब तक? जब तक कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो जाती। अगर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, हमें फेयर वैल्यू पता लग जाती है, तो हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को भी फिर कॉस्ट मॉडल पर नहीं रखेंगे, फिर फेयर वैल्यू मॉडल पर रख रहे होंगे। लेकिन अगर एक प्रॉपर्टी जो है वो अंडर उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो रही, और उस वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, उसकी फेयर वैल्यू मेजर नहीं हो रही, और वो उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरी एक प्रॉपर्टी है जो बलूचिस्तान में है, या कश्मीर में है, या किसी ऐसी फलस्तीन में है जिस जहां पर फेयर वैल्यू मेजर करना आसान नहीं होती, मार्केट वैल्यू मेजर करना आसान नहीं होती, जहां फेयर वैल्यू आपकी फ्लक्चुएट हो रही होती है बहुत ज्यादा, तो हम उस सूरत में हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पर रख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात का ख्याल रखेंगे कि हम उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की रेसिडुअल वैल्यू को भी, यानी स्क्रैप वैल्यू को भी, यानी जो वो वैल्यू जो 10 साल बाद हमें मिलेगी बेचने पे, जिसको हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, उसको भी हम जो है जीरो कंसीडर कर रहे होंगे। तो ये चीज है जो हम देख रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को मेजर करते वक्त। उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूँ कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको मेजर करने के कितने मेथड होते हैं, और इसको कैसे मेजर करा जाता है। और अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कैरी कर रहे होते हैं कॉस्ट मॉडल पर, तो वो सब पर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर हम कॉस्ट मॉडल पर अप्लाई कर रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल को यूज कर रहे होते हैं, तो हम फिर सारी की सारी प्रॉपर्टीज को फेयर वैल्यू पर कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एक आध प्रॉपर्टी हमारी जिसकी प्रूफ वैल्यू नहीं मेजर हो रही, तो फिर हम देख रहे होते हैं क्या वो कंस्ट्रक्शन में है। अगर है तो हम उसको कॉस्ट मॉडल पर रखते हैं। कब तक? जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती। अगर नहीं है तो फिर हम कॉस्ट मॉडल पर ही रखते हैं। कब तक? जब तक वो एसेट बिक नहीं जाता। और हम यहाँ पर इस सूरत में, इस केस में, रेजिडुअल वैल्यू को भी जीरो कंसीडर कर रहे होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को उम्मीद है समझाने में कामयाब हो गया हूँगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको मेजर करने के कितने मॉडल होते हैं, और कैसे हम इसको मेजर कर रहे होते हैं। सेकंड वीडियो में मैं आपको लोगों को इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे रिक्लासिफिकेशन होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, कैसे IS 40 से IS 16 बनता है आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कैसे IS 16 से IS 40 बन रहा होता है, कैसे IS 40 से IS 2 बन रहा होता है, कैसे IS 2 से IS 16 बन रहा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस कर रहे होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू।